हेलो एवरीवन, होप कि आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। आप सबों का आज के सेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार मैं पिछले जो वीडियो थे ना, पिछला जो क्लास था उसका मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं, ये बेटर होगा आप लोग के लिए। तो औरंगजेब जो लेटर मुगल्स की हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो थोड़ा औरंगजेब का बैकग्राउंड दे दिया था कि औरंगजेब के टाइम पे ही चीज़ें कमज़ोर होनी शुरू हो गई थी। औरंगजेब के बाद वार ऑफ सक्सेशन होता है और उसमें औरंगजेब का जो बड़ा बेटा मुअज्जम था, जो काबुल और कांधार का गवर्नर था, वो एक बैटल ऑफ जाजू में अपने छोटे भाई आजम शाह को, आजम जो गुजरात का गवर्नर था, उसको हरा देता है। ठीक है, तो मुअज्जम गद्दी पे बैठता है आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में। ठीक है, 1 मिनट, 1707 में। एंड ये जब गद्दी पे बैठता है तो इसकी जो क्रियाकलाप थी और इसका जो मेंटेलिटी था, उसको देख के हिस्टोरियन इसको साहेब बेखबर भी कहते हैं। काफ़ी खा नाम था एक हिस्टोरियन का, जो कि ऐसा इसको उपाधि देते हैं। तो जब ये बहादुर शाह वन के नाम से गद्दी पे बैठता है तो इसके सामने कुछ चैलेंजेस थी, आप जानते हो। और सबसे पहला चैलेंज इसके सामने था मराठा। और इसने देखो जो भी चैलेंजेस थे ना इसके सामने में, उसमें इसने कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी फॉलो की थी। तो मराठा के लिए भी ये क्या करता है कि साहू जी महाराज जो जेल में थे उनको ये रिहा करता है और कहता है कि जाके आप ताराबाई से गद्दी का क्लेम कीजिए। जाते हैं साहू जी महाराज, गद्दी का क्लेम करते हैं और बैटल ऑफ खेरा होता है जिसमें साहू जी महाराज सक्सेस भी होते हैं। उसके बाद जो बाकी चैलेंजेस थे, सिख, राजपूत, बुंदेला, जाट, इसके साथ भी ये पेसिफिस्ट पॉलिसी यानी कि मेल मिलाप की नीति फॉलो करता है। अब इसकी डेथ हो जाती है 1712 में। बहादुर शाह की डेथ 1712 में होती है। जब इसकी डेथ होती है ना, तो अब मुगल एम्पेरर जो थे, रूलर जो थे, वो इतने कैपेबल नहीं रह गए थे कि अब वार ऑफ सक्सेशन जैसी कोई चीज़ होती। दूसरे पहलू को जब आप देखोगे तो आप देखोगे जो भी नोबल्स थे दरबार में, मुगल कोर्ट में, मुगल दरबार में, वो सब अब बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से मर्ज हो चुके थे और कई उसमें सेक्शन बन गया था, मल्टीपल सेक्शंस बन गए थे। लाइक कि आप देखोगे कि ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप, अफगानी ग्रुप, हिंदुस्तानी ग्रुप, ये सारे ग्रुप क्रिएट हो गए थे और ये अपने अपने ग्रुप के राजा को गद्दी पे बिठाने के लिए सब लॉबिंग कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहली जो सफलता मिलती है वो ईरानी ग्रुप के लीडर जुल्फिकार खां को मिलती है। जुल्फिकार खां जहादार शाह को रूलर बनाने में सक्सेस मिलता है इसको। जहादार शाह जो कि मात्र 1 साल गद्दी पे बैठा था, 1 ईयर, 1712 से 1713 तक। इसको हिस्टोरियन लंपट मूर्ख भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इतना बड़ा एम्पायर का एम्पायर बनाया गया है, ये कम से कम शासन कर लिया होता। ऐसा कुछ नहीं करता है। खैर, जुल्फिकार खां जो इसके बिहाफ पे रूल कर रहा था, वो 3 डिसीजन लेता है जो कि इसके टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, इजरा सिस्टम, आप जानते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम था, उसको लाता है। जजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था उसको अवेल्स करता है। एंड मराठाज को चौथ सरदोष मुखी दे देता है दक्कन का। ये चीज़ होता है। 1 साल ही रहा। उसके बाद जो दूसरा और इम्पोर्टेंट ग्रुप था, हिंदुस्तानी ग्रुप, उसके जो लीडर थे सैयद ब्रदर्स, वो कॉन्स्पिरेसी करके इसको हटवा देते हैं जहादार शाह को। और इसका जो भतीजा होता है फर्रुख सियर, अब फर्रुख सियर को गद्दी पे बिठवाते हैं ये। आप लोग याद रखना, सैयद ब्रदर 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। तो जाहिर सी बात है जब इसने गद्दी पे बिठवाया था तो अब्दुल्ला खां को ये वजीर का पद दे देते हैं और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद दे देते हैं। इतना तक आप लोग को मैंने करवा दिया था। ये भी बता दिया था कि फर्रुख सियर के टाइम पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है और वो है रॉयल फरमान। 1717 का रॉयल फरमान होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि 3000 पर एनम पे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसको मुगल टेरेटरी में फ्री ट्रेड का राइट दे दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब चीज़ें चल रही थी, फर्रुख सियर को मन नहीं लगता था इसको भी रूल करने में। सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये ना सिर्फ अपने दरबारियों के साथ, बाकी नोबल्स के साथ, बल्कि जो इसको गद्दी पे लाए थे सैयद ब्रदर्स, इसके साथ भी ये अपना कॉन्स्पिरेसी शुरू करता है। तो कॉन्स्पिरेसी इतनी हद तक बढ़ जाती है कि ये चीज़ें पता चल जाती है किसको,
सैयद ब्रदर्स को, और सैयद ब्रदर्स फिर इसके खिलाफ गेम प्लान करते हैं। जो बालाजी विश्वनाथ थे पेशवा, उसके साथ मिलते हैं, उसको कहते हैं कि इसके अगेंस्ट हेल्प कीजिए। तो बालाजी विश्वनाथ इसको हेल्प करते हैं गद्दी से हटाने में। बदले में उनको भी, मराठा को भी कुछ मिलता है। ये सब चीज़ हम डिटेल में मराठा में डिस्कस करेंगे। तो इसको गद्दी से हटाया जाता है और इसको भी सेम चीज़ किया जाता है, मारा जाता है। यहाँ तक लगभग हो गया था। अब आइए, जब फर्रुखसियर को गद्दी से हटाया जाता है तो अब ये चैलेंज जाता है कि अब किसको हम लोग गद्दी पे बिठाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अब थे, देखो, गद्दी पे उसी को बैठाया जाएगा जो कम से कम राज परिवार का होगा, राजशाही व्यक्ति होगा, शाही व्यक्ति होगा, कमज़ोर भी होना चाहिए ताकि वो विरोध ना कर पाए, उसको अपने पावर का एहसास ना हो जाए, ठीक है। शासन से भी थोड़ा दूर रहे जिससे ये लोग फ्री होके शासन कर पाएंगे। तो इसमें इनको एक व्यक्ति मिलता है, रफ़ी-उद-दरजात। और ये रफ़ी-उद-दरजात कौन है? तो याद कीजिए, जब जहादार शाह था ना 1213 में, उसका ये बेटा था। जहादार शाह को जब मारा गया था तो इसको बंदी बना लिया गया था, तो इसी को राजा बना दिया जाता है। अब ये जब बादशाह बनते हैं तो इसके बारे में 2-3 चीज़ आप लोग ध्यान में रखना कि सबसे कम टेन्योर था इस व्यक्ति का, ठीक है। जितने भी मुगल सम्राट हुए थे, एम्परर हुए थे, उसमें सबसे कम टेन्योर इसका था, ठीक है। दूसरा चीज़, इसके टाइम पे क्या होता है कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था नेकुशियर। तो नेकुशियर इसके खिलाफ, वो भी राजवंश का था, मुगल राजवंश का ही था, वो इसके खिलाफ रिवोल्ट कर देता है, विद्रोह कर देता है आगरा में जाके कि एक्चुअली शासक मुझे बनाया जाए। ये तो गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे थे। तो सैयद ब्रदर्स को पता चलता है और सैयद ब्रदर्स जाके इसको पकड़ते हैं, इसका असैसिनेशन कर देते हैं। तो ये चीज़ हो गया। एक चीज़ और इसके टाइम पे हुआ था, रफ़ी-उद-दरजात के टाइम पे सॉरी, कि मराठा को अब 6 स्टेट्स का चौथ एंड सरदेश मुखी मिला था। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। मराठा को 6 स्टेट्स का चौथ एंड सरदेश मुखी मिला था, 6 स्टेट्स का। आप लोग बिल्कुल पेन पेपर लेके इसको नोट करते चलना, आप लोग के लिए बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम रहा था, मैंने बता दिया आपको। देखो, होता क्या है कि ये एक टीबी पेशेंट था, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हो। जानबूझ के कमज़ोर को ढूंढ के लाया गया था, टीबी पेशेंट था, बेचारा मर जाता है 3 महीने के बाद। अब फिर इसके सामने चैलेंज, सैयद ब्रदर्स के सामने, कि अब गद्दी पे किसको बैठाया जाता है। तो अब इसका ही भाई था ये रफ़ी-उद-दौला को ये लोग गद्दी पे बिठा देते। और रफ़ी-उद-दौला थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा था, ये भी बीमार व्यक्ति था, शराब भी बहुत ज़्यादा पीता था। तो इसका नाम ये लोग रख देते हैं शाहजहाँ टू। अगर क्वेश्चन में आ जाए शाहजहाँ टू कौन था, तो आप लोग ढूंढोगे कि भाई ये कौन था, शाहजहाँ टू, क्योंकि शाहजहाँ 1 वो था, औरंगजेब का पिता। तो शाहजहाँ 2 के नाम से इसको गद्दी पे बिठा दिया जाता है। ये भी सारे क्राइटेरिया पे फिट हो रहा था। अब देख लो, वास्तविक सत्ता जो थी वो बिल्कुल नॉवेल्स के पास जा चुकी थी। आप लोग ये याद कीजिए कि एक औरंगजेब का रिजिम, जहाँ कि कोई भी नॉवेल्स अगर नॉवेल बनता था तो वो बादशाह की सहमति से, बादशाह के इशारा से, बादशाह की इच्छा से बनता था। बट अब राजा बन रहा है ना, बादशाह बन रहा है, वो नॉवेल्स की सहमति से बन रहा है, नॉवेल की इच्छा से बन रहा है। चीज़ें अब कितनी उलट चुकी हैं, इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि लेटर मुगल। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ग्रेट मुगल एंड लेटर मुगल्स में क्या डिफरेंसेस थी। तो इस सब चीज़ों को आप लोग समझो, ज़्यादा बेटर होगा। ये भी लगभग 3.5 महीने के आसपास जून में बैठा था, और जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट में, और सितंबर तक रहा। इसकी भी 3.5 महीने बाद डेथ हो जाती है, क्योंकि शराब बहुत ज़्यादा पीता था। अब ये तीसरा राजा हो गया, आप देख रहे हो 1719 में जो मरता है। अब इनके सामने फिर से संकट कि राजा किसको बनाई। तो अब किसी कमज़ोर को ना लाओ, किसी हेल्दी पर्सन को लाओ, ठीक है। तो अब मिलता है इसी रफ़ी-उद-दौला का बेटा मोहम्मद शाह नाम से, मोहम्मद शाह को फिर से राजा बनाया जाता। तो आप लोग ये ध्यान में रखना कि 1719 का जो ईयर था ना, उसमें 4 मुगल बादशाह गद्दी पे बैठे थे, 1 by 1 करके गद्दी पे थे। आई थिंक पहला जो फर्रुखसियर गए, उसके बाद रफ़ी-उद-दरजात आए, फिर रफ़ी-उद-दौला आए, फिर मोहम्मद शाह आए। तो 1719 का ईयर ने 4 मुगल बादशाह को देखा था। याद करो, जब औरंगजेब के टाइम पे 50-50 साल आदमी गद्दी पे बैठता था, इसकी हालत देख लो। अब इसको हिस्टोरियन रंगीला भी बुलाते हैं। आप लोग को थोड़ी जिज्ञासा होगी कि रंगीला क्यों कहते हैं।
एक्चुअली था क्या ना कि जो कोर्ट था, दरबार था, वो अब थोड़ा रंग बिरंगा टाइप से रहने लगा था। इसी व्यक्ति को देख लो, इसके सामने ये थोड़ा पेंटिंग पे ज़्यादा ध्यान देता था, कोर्ट दरबार के इंटरटेनमेंट पे ज़्यादा ध्यान देता था, डांस वगैरह का प्रोग्राम इसके सामने बहुत ज़्यादा चलता था, कथक बहुत डेवलपमेंट हुआ था, क्लोथ जो था, कपड़े जो पहनता था ये, वो भी रंग बिरंगा पहनता था। एक दो चीज़ें और करता था कि दरबार में बहुत ज़्यादा महिलाएं जो डांसर वगैरह थी, उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहता था। स्पेशली जो इन्यूच, जिसको आप लोग किन्नर कहते हो, हिजरा कहते हो, वो सब भी इसके दरबार में बहुत होते थे। तो हिस्टोरियन सब इसको रंगीला कहते हैं कि रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। ये गद्दी पे बैठता है 1719 में, ठीक है। अब देखो, जाहिर सी बात है, अब इसको पकड़ के बिठाया गया था, इसको भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं थी। और इनिशियली शुरुआत में ये सैयद ब्रदर्स के फुल कंट्रोल में रहा, ये भी, ठीक है। लेकिन इसका ये समझो कि इसका थोड़ा दम घुटने लगा था। पहला बात कि यार क्या ये हमेशा के कहता है कि ये इस फाइल पे साइन कर दो, वो काम को कर दें, उस सूबा में, उस स्टेट में ऐसा कोई इनिशिएटिव ले लें, टैक्स सिस्टम में कुछ कर दें सुधार। ये सब चीज़ें इसको सुनने में अच्छा ही नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। तो ये ऊब चुका था। दूसरा एक पहलू क्या था कि सैयद ब्रदर्स देखो, जो चार, जैसे देखो वो जहादार साहब के बाद जो भी शासक आए थे, उन सबको ये एक एक करके मारा था। बस यही दोनों अपनी मौत मरा था, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला। तो बाकी नोबेल्स भी इससे बहुत ज़्यादा वो थे, परेशान थे। तो अब मोहम्मद शाह क्या करता है कि कॉन्स्पिरेसी लीक ना हो तो बहुत अच्छे से फ्रेम करता है कॉन्स्पिरेसी को, और ये मदद लेता है दो व्यक्ति से। पहला व्यक्ति थे निजामुल मुल्क, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति थे बुरहानुल मुल्क। निजामुल मुल्क, इनका नाम चिनकिलिच खां भी था, और ये डेक्कन के गवर्नर थे, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति जो बुरहानुल मुल्क, शहादत खां नाम था इनका, शहादत खां, ये बाद में अवध के गवर्नर बनते हैं। इन दोनों से ये हेल्प लेता है। ये निजामुल मुल्क जो थे, ये बहुत ही योद्धा किस्म के थे, बहुत सेनापति, अच्छे सेनापति थे, और मिलिटरली ये बहुत साउंड थे, और मेंटली भी बहुत साउंड थे ये, ठीक है। और ये बुरहानुल मुल्क भी इन्हीं के साथ रहते थे, ये दोनों में बहुत बनती थी, और ये दोनों वाकई में जीनियस टाइप के लोग थे। तो रंगीला इन दोनों से मदद लेता है कि किसी तरह मेरा मोहम्मद शाह से मतलब ये सैयद ब्रदर्स से मेरा पिंड छुड़वाओ। ये दोनों बिल्कुल इसके लिए एग्री होते हैं। बादशाह को ले जाते हैं साथ में आगरा में, जहाँ पे ये दोनों भाई सैयद ब्रदर्स होते हैं। सबसे पहले ये लोग ये हुसैन अली खां को मारते हैं। हुसैन अली खां को क्यों मारते हैं? क्योंकि हुसैन अली खां आप लोग जानते हो कि मीर बख्शी होता है, सारी सेनाएं इसके अंदर होती है, तो इसको निपटाना सबसे पहले जरूरी था। फिर ये वजीर जो थे अब्दुल्ला खां, इनको भी मारता है, ठीक है। तो रिजल्ट यही हुआ कि ये हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को मार देते हैं, ठीक है। अब देखो, मार तो देते हैं, लेकिन सैयद ब्रदर्स जो थे वो तो चीज़ों को कहीं ना कहीं थोड़ा इंटीग्रेट करके रख रहे थे, चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके रख रहे थे। लेकिन अब फ्रेगमेंटेशन का देखोगे कि कितना ज़्यादा इशू आता है, मतलब कितना नए नए स्टेट बनने लगते हैं। सबसे पहला तो आप जानते हो 1717 में ही मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुर्शिद कुली खां जो था वो बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अब देखो तमाशा क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, निजामुल मुल्क और ये बुरहानुल मुल्क, इन दोनों ने इनको सत्ता दिलवाया था। तो ये भी प्राइज स्वरूप क्या करते हैं कि निजामुल मुल्क को वजीर बना देते हैं मुग़ल साम्राज्य का, एंड बुरहानुल मुल्क को भी अच्छा सा पोस्ट दे देते हैं। अब ये दोनों मिलके सेम वही बात इनको बार बार आके बोलता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। मतलब जाहिर सी बात थी, राजा थे तो राजा को तो आके बोलेगा ही ना कि ये कर दीजिए, इस फाइल पे साइन कर दीजिए, ये कर लें, वो कर लें। रंगीला कुछ सुनना चाहता नहीं था एक्चुअली। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये जो निजामुल मुल्क थे, निजामुल मुल्क, इनको तो बाद में भेजेगा। सबसे पहले ये बुरहानुल मुल्क को ये निजामुल मुल्क बना देते हैं कि भाई तुम जाओ, ये परेशान हो रहा है, तो अवध का गवर्नर बना देते हैं। हालांकि ये बनने के लिए तैयार नहीं था, ये जाते हैं और 1722 में अपने आप को अवध का स्वतंत्र नवाब घोषित कर देते हैं, ठीक है। मतलब पहली बार अवध को स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं बुरहानुल मुल्क। अब बारी आते निजामुल मुल्क की, ये यहाँ पे वजीर था,
इससे खुद रंगीला इतना उब गया था कि रंगीला बार बार इससे चिढ़ता था। इनको ये चीज़ पसंद नहीं आता था, ये काम करने वाले व्यक्ति थे। तो निजामुल मुल्क खुद ब खुद चले जाते हैं दक्षिण की ओर और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ दक्कन, जहाँ मैं था फिर से वापस जा रहा हूँ। रंगीला को हालांकि ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि अपने मन से क्यों जा रहा है, दरबार से क्यों जा रहा है, कम से कम रहो, अपना काम देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अपना काम देखो। लेकिन ये ज़बरदस्ती वहाँ से चल देते। इनके पास अपनी सेना भी होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक बहुत अच्छे वॉरियर भी थे। ये व्यक्ति चले जाते हैं दक्कन की ओर, तो रंगीला भी अपना एक सेना भेजता है और वहाँ का दक्कन का जो तब तक गवर्नर था, मुबारिज खां नाम था, तो मुबारिज खां को ये बोलता है रंगीला कि इसको दक्कन घुसने मत देना। तो ये तो बहुत बड़े वॉरियर थे। निजामुल मुल्क आते हैं और वहाँ पे मुबारिज खां से इनकी लड़ाई होती है और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ शकरपुर। ठीक है, कहीं कहीं शकरपुरा भी लिखा रहेगा, कहीं शंकरपुर भी लिखा रहेगा, कहीं शंकरपुरा भी, लेकिन बैटल ऑफ शकरपुर हुआ। बैटल ऑफ शकरपुर में मुबारिज खां को ये हराते हैं, उसको मार देते हैं। मुबारिज खां, आप लोग याद रखना, मुबारिज खां, ठीक है, मुबारिज खां को ये हरा के मार देते हैं और अपने आप को डेक्कन का एक पार्ट अलग करके हैदराबाद स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। जो अभी आप कंटेम्प्रेरी हैदराबाद देख रहे हो ना, उसकी स्थापना इन्होंने की थी 1724 में ही, 1724 में की थी। ये हैदराबाद मुगल दक्कन का एक सूबा था। ओके, वहाँ पे ये इंडिपेंडेंट स्टेट अपना एस्टेब्लिश कर लेते हैं और वहीं पे अपना शासन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो चीज़ें फिर वहाँ से चलने लगी अपना जैसे जो हो रहा था। लेकिन तभी एक इश्यू क्या हो जाती है ना कि ये देखो इंडिया है, ये आप जानते हो। अब इंडिया के बगल में ईरान है ये, ठीक है, ये ईरान है और यहाँ का जो सम्राट था, जो रूलर था, उसका नाम था नादिर शाह। अब देखो ईरान में था क्या, मरुस्थल था, डेजर्ट था। जो देखोगे टैक्सेशन का कोई सोर्स वैसा कुछ ऐसा स्थान है। और ये लोग पुराने समय से सुनते थे कि इंडिया बहुत ही रिच है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है, सोना चांदी बहुत ज़्यादा है, अन्य चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, मतलब समृद्धि बहुत ज़्यादा, सोना की चिड़िया कही जाती थी इंडिया को, आप जानते हो। तो ये लोग बचपन से सुन के आ रहा था, तो बोला चलो अटैक करते हैं, धन दौलत लूट के ले आते हैं। तो नादिर शाह की अटैक होती है इंडिया पे रंगीला के टाइम पे और एक वार लड़ा जाता है जिसको बैटल ऑफ करनाल कहते हैं, करनाल, ठीक है, बैटल ऑफ करनाल लड़ी जाती है। तो जब नादिर शाह का इन्वेजन होता है, ये पर्सिया का राजा जो था, पैसा इसी सब टाइप चीज़ के लिए पंजाब की ओर, तो अब रंगीला को लगता है कि भाई अब कैसे करें। और सबसे जो बहादुर योद्धा थे निजामुल मुल्क, वो तो दक्कन चले गए, बुरहानुल मुल्क अवध चले गए। तो ये इनको मैसेज भिजवाता है रंगीला कि निजाम भाई तुम भी आ जाओ, बुरहान भाई तुम भी आ जाओ, पुराना गिला शिकवा आ जाओ, दूर करते हैं मिलके। ये दोनों भी एक समझ लो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, खुदार व्यक्ति थे, आके लड़ते हैं। इन तीनों का एक ग्रुप होता है और नादिर शाह का अलग, मतलब वर्सेस नादिर शाह देखो क्या है कि ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मैन था, इसकी सेना भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और ये भी बहुत ही टेक्निक, इसकी बहुत वार टेक्निक बहुत अच्छी थी। ये तीनों भी एटलीस्ट ये दोनों अच्छे थे, बुरहानुल मुल्क और निजामुल मुल्क। बट जब 2-3 जगह की सेना आ जाती है ना, तो उसमें एक रूपता में प्रॉब्लम आती है। वही हुआ, बुरहानुल मुल्क अलग फ्रंट पे लड़ रहे हैं, निजामुल मुल्क अलग फ्रंट पे लड़ रहे हैं, रंगीला भाई अलग, कभी जीवन में लड़ाई देखा नहीं था, ये अलग लड़ रहा है। मात्र 36 मिनट में, 36 मिनट में ये युद्ध नादिर शाह जीत लेता है। सबसे पहले ये बुरहानुल मुल्क को पकड़ता है कि आ जाओ, कहाँ किसके अगेंस्ट लड़ रहे हो। डर जाता है बुरहानुल मुल्क थोड़ा, फिर ये थोड़ा रंगीला से चिढ़ा हुआ भी था। कॉम्प्रोमाइज होता है दोनों में। होता क्या है कि फिर बुरहानुल मुल्क इसको मैसेज देते हैं, ये बोला कि ठीक है जा रहे हैं, अपना कुछ लूटा उटा बोला जा रहे हैं। तो बुरहानुल मुल्क बोला कि अरे अभी कहाँ जा रहा है, यहाँ तो कुछ भी पंजाब में नहीं मिला है। तो बोला क्या करें, तो बोला दिल्ली जाओ, दिल्ली में कम से कम 200 करोड़ रुपए मिलेंगे तुमको। आ जाता है इसी के बात पे नादिर शाह दिल्ली, और दिल्ली आके दिल्ली में अटैक करता है ये। और दिल्ली जब इसकी सेना आती है ना, तो एक अफवाह फैल जाती है कि नादिर शाह मारा गया। तो एक तरफ तो दिल्ली की जनता
दूसरी तरफ मुगल सेना, ये दोनों मिलके नादिर शाह के सेना पे अटैक कर देती है। नादिर शाह का बहुत सेना मारा जाता है, बट नादिर शाह तो जिंदा था, वो बहुत गुस्से में आता है, आके दिल्ली में बहुत ही ब्रूटली नरसंहार करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 20 के पीपल, मतलब 20,000 लोग मारे जाते हैं। दिल्ली का तो समझो एकदम, जो दिल्ली की रोड थी वो लाशों से पटी पड़ी होती है, ऐसा ये ब्रूटली मैसेकर किया था नादिर शाह दिल्ली में। खैर, उसके बाद यहाँ पे लगभग इसको 70 करोड़ रुपीज मिलते हैं। आप लोग सुनते होंगे तख्ते ताउस शाहजहाँ बनवाया था, उसको ये ले जाता है। फिर कोहिनूर हीरा था, आप लोग जानते हो, जो गोलकुंडा के खान से मिला था, उसको ये ले जाता है। ये सब चीज़ ये ले जाता है, लेकिन मिला तो 70 करोड़ रुपए ही ना। तो अब क्या था कि सजेशन कौन दिया था बताओ? सजेशन तो बुरहानुल मुल्क दिया था। जाके ये बुरहानुल मुल्क को पूछता है कि भाई तूने तो सजेशन दिया था कि अटैक करो, 200 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो ये 70 करोड़ क्यों आया? तो ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह को बहुत गालियां देता है। इवन नादिर शाह इसको बुरहानुल मुल्क को बहुत ही गालियां देता है। इवन कि बुरहानुल मुल्क के मुंह पे ये थूक देता है, ऐसा समझ लो आप लोग। बुरहानुल मुल्क इतना ज़्यादा दुखी होता है इस चीज़ से कि वो सुसाइड कर लेता है। इसके इतनी गालियां उसको देता है और इतनी बेइज्जत करता है उसको। खैर, ये लूट के चला जाता है, लेकिन इतना पैसा ले गया कि ईरान को, ये जो पर्सिया था, ईरान था, इस पर्सिया को ये अगले 3 साल तक टैक्स फ्री कर देता है, ये जान लो। ठीक है, परिणाम क्या होता है इसका? परिणाम बहुत बुरा हुआ इसका। हिस्टोरियन कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के, मतलब मुगल एम्पायर के प्रतिष्ठा पे बहुत बड़ा डेंट लगा था। आप लोग बाबर के समय से अभी तक देख लो, कोई भी फॉरेन इन्वेजन ऐसा नहीं हुआ था कि इतना ब्रूटल मैसेकर दिल्ली में हुआ था। हुमायूं को जरूर शेरशाह ने हराया था, शेरशाह तो यहीं का था, शेरशाह कोई बाहर से नहीं आया था, शेरशाह ने कोई मैसेकर तो नहीं किया था, कोई नरसंहार तो नहीं किया था। आज तक सिंगल ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ था, और यहाँ होता है। और ना सिर्फ होता है कि दिल्ली में सिर्फ 20,000 लोग मारे जाते हैं, पूरी दिल्ली को लूट लिया जाता है। और साम्राज्य का जो एक समझ लो कि गौरव था, तख्ते ताउस, उस तख्ते ताउस को भी उठा के ले गया। साम्राज्य राजा के मुकुट का जो गौरव था, गौरव ही बोलोगे ना उसको, गौरव ही था वो, कोहिनूर हीरा को उठा के ये ले गया। तो मुगल साम्राज्य के प्रतिष्ठा पे बहुत डेंट लगता है। और उसी का परिणाम देखोगे कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये मान लेती है कि मुगल एम्पायर को ईजिली डिफीट किया जा सकता है। आज तक तो जो उठता था औरंगजेब और शाहजहां, इसको पीट देता था अच्छे से। तो अब वो कर्नाटक वार शुरू करेगा, आप जानते हैं, और यहाँ फ्रेंच के अगेंस्ट वो लड़ेगा कि कैसे फ्रेंच को निपटाएं, फिर आगे चीज़ों को हम बढ़ाएंगे। खैर, ये हो गया। फिर ये मर जाता है बेचारा 48 में। ठीक है, अब इसके मरने के बाद फिर ये होता है, लेकिन ये समझ लो कि प्रतिष्ठा का तो अंत हो गया था। अब गद्दी पे कौन बैठेगा? तो 1748 में इसके मरने के बाद इसका बेटा जो अहमद शाह था ना, बहादुर लगाने का तो इन लोग को बहुत ही शौक था बहादुर टाइटल यूज करने का। तो जो अहमद शाह था वो अब गद्दी पे बैठता है। ओके, और गद्दी पे बैठ के ये चीज़ों को परस्यू करता है, ये जान लीजिए। तो ये जब गद्दी पे बैठता है अहमद शाह, तो उसी साल क्या होता है कि मैंने अभी बोला कि वो जो ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पे जो ये ईरान का वो था, पर्सिया का, तो नादिर शाह का जो साम्राज्य था ना, वो अब 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। और जो ईस्टर्न भाग था वहाँ इसका एक सेनापति बैठता है, उसका भी नाम अहमद शाह ही था, अहमद शाह। और इस अहमद शाह को अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। और इसको चूँकि ये अब्दाली कबीले से था, तो इसको अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं। ठीक है, अब्दाली। ये भी 48 में ही गद्दी पे बैठता है। ओके, यहाँ से चीज़ें चलने लगती है फिर से। अब इसके बारे में थोड़ा जान लो कि ये अहमद शाह
इसकी माँ का नाम था उधम बाई, जो एक डांसर थी। मैंने पहले ही बताया है कि रंगीला के टाइम पे महिलाओं का बहुत वहाँ पे प्रभुत्व था कोर्ट में। हिजरे जो किन्नर कहते हैं उसका बहुत प्रभुत्व था। तो उसी में इसकी माँ जो थी एक डांसर थी उधम बाई, उसी का ये बेटा था अहमद शाह। ये गद्दी पे बैठता है, लेकिन इसको कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो इसकी मदर जो थी वही क्वीन मदर होती है, रूलर वही होती है, इसके बिहाफ पे शासन करती है। और इसकी माँ की जो उपाधि थी ना वो किबलाए आलम, याद रखना। किबलाए आलम किसकी उपाधि थी? तो उधम बाई की, उधम बाई की। ओके, उधम बाई की उपाधि थी। अब ये किबलाई आलम शासन करने लगती है और एक हिजरे की मदद से, जिसका नाम था जाविद खां। जाविद खां, जाविद खां कौन था? तो एक किन्नर था, एक न्यूज था, हिजरा था। इसके हेल्प से शासन करने लगता है। ठीक है, अब इसके समय पे क्या होता है? तो अब्दाली का सबसे पहला अटैक 1748 में ही होती है। लेकिन आप लोग एक ध्यान रखना कि एक बैटल ऑफ मानूपुर हुआ था। मानूपुर, इसको मानूपुर भी कहा जाता है, इसको मानूपुरा भी कहा जाता है। और ये कब हुआ था? 1748 में। इस बैटल में क्या हुआ था कि अब्दाली को रोका गया था आक्रमण करने से। तो लास्ट बैटल ये कह सकते हो मुगल का, जो कि सक्सेसफुल बैटल रहा था, बैटल ऑफ मानूपुर। किसके टाइम पे हुआ था? अहमद शाह के टाइम पे हुआ था। आप लोग इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें तो रोक दिया था, लेकिन अब्दाली का बार बार आक्रमण हो रहा था इंडिया पे, इंडियन क्षेत्र पे। तो अब्दाली का इतना आक्रमण हुआ पंजाब पे कि हार थक के ना मुल्तान का एरिया इसको दे दिया गया। ठीक है, मुल्तान का एरिया अब अब्दाली को दे दिया गया कि भाई शांत बैठो। ठीक है, अब्दाली क्या शांत बैठेगा, लेकिन दिया गया था इसको। इस वजह से इसका वजीर जो था इमादुल मुल्क, वो बहुत नाराज हो गया था। एक ये था। दूसरा, चूंकि इमादुल मुल्क को बनती थी मराठों से ज़्यादा, और इमादुल मुल्क कौन था? तो याद रखो, वही जो निजामुल मुल्क थे ना, उन्हीं का लड़का था इमादुल मुल्क। आप देखोगे कि जैसे सैयद ब्रदर्स बहुत वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए थे ना, जो किंग मेकर थे सैयद ब्रदर्स, जो राजा बनाए थे चार, उनको किंग मेकर भी कहा जाता था। उनका ये बेटा था, सॉरी निजामुल मुल्क का बेटा था ये, सैयद ब्रदर्स नहीं, निजामुल मुल्क का ये बेटा था। तो इसका नाम इमादुल मुल्क था। अब इसके समय पे मालवा और बुंदेलखंड मराठा को दे दिया जाता है। ठीक, थोड़े टाइम पे क्या होता है कि चूंकि नाराज हो गया था इसको मुल्तान देने से अब्दाली को, तो ये इमादुल मुल्क जो था अहमद शाह की आंख फोड़ देता है, ब्लाइंड कर देता है इसको, और इसको मार देता है सलीमगढ़ के किले में। ठीक है, इसको मार देता है। फिर कोई इसको एक शासक चाहिए ना, जो कि गद्दी पे जिसको अभी ये बिठाएगा। तो अब इसको जो नया रूलर मिलता है वो आलमगीर सेकेंड मिलता है। ठीक है, आलमगीर सेकेंड का देखो कि ये कितना फंसा हुआ था व्यक्ति। अब देखो, आलमगीर सेकेंड 1754 में बनता है। ठीक है, और इसका नाम अजीज उद्दीन था। ठीक है, अजीज उद्दीन, आप लोग याद रखना, इसका नाम अजीज उद्दीन ये था आलमगीर। तो अजीजुद्दीन जो व्यक्ति था वो आलमगीर सेकेंड के नाम से गद्दी पे बैठा। लेकिन ये क्या गद्दी पे बैठेगा? कभी महल पे भी इसका शासन नहीं रह पाया था, क्योंकि शासन तो वजीर का था। अब इसके टाइम पे दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप लोग इसको ध्यान में रखना। पहला, अब्दाली का आक्रमण होता है। अब्दाली का आक्रमण होता है और इतनी जबरदस्त आक्रमण होती है दिल्ली पे कि 1757 में अब्दाली का दिल्ली पे कब्जा हो जाता है। आप लोग इसको नोट कर लो, अब्दाली का दिल्ली पे कब्जा। और दूसरा, आप लोग देख रहे होंगे 1754 से 1759 तक ये रहा था। तो 1757 में बैटल ऑफ पलासी होती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एक स्टेटमेंट में आ सकता है। अगर यूपीएससी का देखोगे तो स्टेटमेंट में आ सकता है कि पलासी की युद्ध के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो उसमें यही था, आलमगीर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन स्टेट पीसीएस का अगर आप प्रिपरेशन या अदर एग्जाम का कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रिक्वेंटली, पलासी का युद्ध किस मुगल सम्राट के समय में हुआ था। ठीक है, अब इसको भी जो इमादुल मुल्क वजीर थे वो मार देते हैं। तो अब देखो, दो
सम्राट को ये मार देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा कहानी ये जान लो कि जब इसको ये मार रहे होते हैं या मारने वाले होते हैं, तो इनका जो ये बेटा था ना, शाह आलम सेकेंड, जिनका नाम अली गौहर था, अली गौहर, ये बेचारा भाग जाता है पहले कि ये मुझे भी ना कहीं मार दे। ये चुपके से एक रात उठता है, भाग जाता है, और कहाँ भाग के वही बंगाल, अवध, बिहार वाले रीजन में जाता है, और अवध में स्पेशली जाके ये वहीं पे सेटल हो जाता है। और जब ये इसको मारते हैं आलमगीर सेकेंड को, तो ये वहीं से ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ही ये अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है, और ये कहता है कि मैं अब मुग़ल सम्राट हूँ, अपने आप को मुग़ल सम्राट घोषित कर देता है। ठीक है, मुग़ल सम्राट घोषित कर देता है ये हो गया। अब इसके टाइम पे कई घटनाएं होती है, आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहली घटना ये होती है 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, अब्दाली का आक्रमण होता है, आप जानते हो। क्यों अब्दाली का आक्रमण होता है? क्योंकि अब्दाली का जो बेटा था तैमूर शाह, जिसको उसने पंजाब का प्रशासक बनाया हुआ था 1757 के बाद, उसको मराठा जाते हैं और मतलब मार के भगा देते हैं, हरा भी जाते हैं और मार के भगा भी देते हैं। तो इससे अब्दाली की प्रतिष्ठा को डेंट लगा, वो बहुत क्रुद्ध हुआ, फिर आया वो आक्रमण करने। अब्दाली जिससे इमादुल मुल्क की नहीं बनते थे, तो इमादुल मुल्क भाग जाता है मराठा रीजन में। तो 1761 में इसके सामने में, शाह आलम के सामने में इसका अटैक होता है अब्दाली का। बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें मराठों की करारी हार होती है। फिर एक वैक्यूम क्रिएट होती है, आप लोग जानते हो। सेकेंडरी आप जानते हो कि 1764 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल हुआ था, उसको बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, बक्सर। और इस बैटल ऑफ बक्सर में 3 पार्टी जो थे वो मिलके लड़े थे। पहला मुग़ल थे, अभी मैं आगे इसको डील कर देता हूँ फ्लो चार्ट में भी। मुग़ल थे, दूसरा अवध, तीसरा बंगाल। अवध का शुजा-उद-दौला था और बंगाल का आप जानते हो कि सिराजुद्दौला था। ये तीनों लड़ते हैं, फिर भी ब्रिटिशर्स इसको हरा देते हैं। फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, आप जानते हो। और इलाहाबाद की संधि में ये जो बंगाल था उसकी दीवानी अधिकार जो थे, दीवानी राइट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। तो उसके बदले अब इनको पेंशन देता है। तो ये पेंशनर सम्राट अब बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये जान लो, क्योंकि ये उस बैटल में हारे थे बाकायदा। ये इनका हारना मतलब पूरे मुगल एम्पायर का हारना था। ये चीज़ इनके समय पे होता है। ठीक, अब ये वहीं थे, अभी भी अवध में थे, वहीं पे इलाहाबाद के किले में इनको रखा गया था और वहीं पे पेंशन दिया जाता था 26 लाख सालाना। तो एक मराठा सरदार हुए बाद में, महादजी सिंधिया नाम था, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। ठीक है, ये महादजी सिंधिया इनको लाते हैं और दिल्ली में री एस्टेब्लिशमेंट करते हैं इसका। लेकिन बीच में एक चीज़ और हो जाता है, वो आप लोग ध्यान रखो। 1788 का ईयर है। ठीक है, 1788 में इसके अगेंस्ट एक और बहुत बुरी होती है। एक रोहिला सरदार था, उसका नाम था कादिर। ठीक है, रोहिला सरदार था। वो रोहिला सरदार कादिर एक दिन लाल किले पे अटैक करता है और वो समझता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति होगा, बस बट ऐसा कुछ था नहीं। तो कादिर क्या था, गुलाम कादिर भी उसको कहते हैं, सेनापति कादिर भी कहते हैं, गुलाम कादिर भी कहते हैं, और रोहिला था वो। तो वो इनको पकड़ता है खुन्नस में कि यहाँ तो कुछ मिला नहीं, ये पक्का ये राजा नहीं बता रहा होगा मुझे। इसको अंधा कर देता है, ब्लाइंड कर देता है इसको, शाह आलम सेकेंड को, और ब्लाइंड करके चला जाता है। फिर ये चीज़ जानकारी मिलती है महादजी सिंधिया को। फिर ये आते हैं, गुलाम कादिर को पकड़ के उसको मार देते हैं और इसको फिर से इसका रीएस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं, वहीं पे लाल किला में ये रहता है। चीज़ें वहाँ से चलती है। और आप जानते हो कि 1803 में एक बहुत ही बड़ा चीज़ हुआ था। वो क्या हुआ था? सेकेंड एंग्लो मराठा वार। सेकेंड एंग्लो मराठा वार। और एंग्लो मराठा वार में जब सिंधिया की हार होती है, दौलत राव सिंधिया की, तो एक ट्रीटी होती है जिसके बाद यहाँ पे भी दिल्ली पे इसका कब्जा हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और यहाँ पे मुग़ल सम्राट भी अब उसके अंडर में आ जाते हैं। तो फाइनली 1803 में ये भी आ जाते हैं, मुग़ल सम्राट जो थे वो फाइनली आ जाते हैं ब्रिटिशर्स के अंदर में।
सिर्फ इनका लाल किला बचा हुआ है, लाल किला में रह रहे थे। ये बहुत ही बुरा हुआ। ये वही जो मैंने बताया इलाहाबाद का जो था वो सब चीज़ यहाँ पे। अब देखो, अब ये पेंशन पे जीने लगे। गद्दी इनकी लगभग मतलब सारी टेरिटरी निकल ही चुकी थी। तो अब कौन बचते हैं? तो अब यही बचते हैं मात्र 2 शासक, एक अकबर सेकेंड, एक ये बहादुर शाह सेकेंड। ठीक है। तो अब गद्दी पे किसको बैठाया जाए शाह आलम सेकेंड के बाद? तो एक व्यक्ति था अजीज उद्दीन। अजीज उद्दीन, ये याद रखना आप लोग, अजीज उद्दीन। ठीक है। अजीज उद्दीन को ये गद्दी पे बिठा देते हैं। अजीज उद्दीन किस नाम से बैठा गद्दी पे? तो ये बैठा अकबर सेकेंड के नाम से गद्दी पे। ठीक है। अजीजुद्दीन इसका नाम शायद नहीं था, अजीजुद्दीन नाम था इनका आलमगीर सेकेंड का। ठीक है, इसको जरा आप लोग करेक्ट कर लेना। हाँ, तो अकबर सेकेंड बैठता है अब गद्दी पे। अब अकबर सेकेंड बेचारा सम्राट तो बन गया, लेकिन सत्ता कभी नहीं ये देखा था। सम्राट जी की समझो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। सम्राट तो जा चुका था, अब सम्राट की भी उल्टी गिनती शुरू हो रही थी। सिर्फ पेंशन 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 पे ये चल रहा था इसका जीवन। इसके सामने कोई भी इम्पोर्टेंट एज सच बैटल नहीं हुई थी। ठीक है। असली शासक अब मुगल रहे नहीं थे, आपको पता ही है। असली शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी था। इसके टाइम पे 2 चीज़ें होती है। एक पहला होता है कि पेंशन इसको बहुत कम पड़ रही थी बेचारे को, लगभग 1 लाख की अप्रॉक्स पेंशन मिल रहा था। और वो जो मैं 26 लाख बार बार बोल रहा हूँ ना, वो 26 लाख जो भी प्रॉपर्टी थी उसका इसको रेंट एक तौर से मिल रहा था। तो 1 लाख और 26 लाख, ये समझ लो चीज़ें। अब खर्चा इसका बढ़ रहा होगा निश्चित रूप से, लेकिन इसके कोई सोर्स ऑफ इनकम थी नहीं। तो उस समय जा रहे थे राम मोहन राय, आप जानते हो जब समाज और धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हो, तो ये राम मोहन राय जा रहे थे इंग्लैंड। तो राम मोहन राय को ये बोलते हैं कि वहाँ जा ही रहे हो तो जरा मेरा पेंशन बढ़वा देना तुम, महारानी को बोल के। ठीक है। तो वो बोले कि ऐसे कैसे बढ़वाएंगे, वहाँ तो कुछ पे करना, मतलब आखिर हम उनके बराबर का नहीं है, हम एक कॉमन पीपल हैं। एक राजा से नेगोशिएशन कौन कर सकता है? राजा से नेगोशिएशन तो राजा ही कर सकता है, मैं तो एक सिविलियन हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो राम मोहन राय को ये राजा की उपाधि देते हैं और राजा का उपाधि देके ये भेजते हैं वहाँ पे। ठीक है। ये था। दूसरा जो इनके समय पे हुआ था, एक पर्व शुरू की थी इन्होंने, फूल वालों की सैर। हुआ क्या था कि इनका बेटा जो था अकबर सेकेंड का बेटा, उनका नाम था मिर्जा जहांगीर। मिर्जा जहांगीर। अब वहाँ पे आप जानते हो जहांगीर, आप जानते हो कि 1803 के बाद, 1803 के बाद ही लाल किले पे मुगल दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था। अब मिर्जा जहांगीर की किसी बात पे रेजिडेंट से बहस हो गई, तो रेजिडेंट पे इन्होंने अटैक कर दिया मिर्जा जहांगीर ने। अब पूरी मुगल सेना इसको ढूंढने लगी, ये भाग के अवध चले गए। तो इनकी माँ ने मन्नत मांगा था कि अगर मेरा बेटा वापस आता है तो मैं ये चढ़ाऊँगी भगवान को, ये चढ़ाऊँगी भगवान को, ये चढ़ाऊँगी। तो थे तो ये मुस्लिम, लेकिन मन्नत मांगी गई थी। संजोग ऐसा होता है कि मिर्जा जहांगीर वापस आ जाता है। तो मिर्जा जहांगीर वापस आता है तो आप लोग देखोगे दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह है। तो वहाँ पे उस दरगाह पे चादर भी चढ़ाया गया था। साथ ही एक माता का मंदिर है, उस माता के मंदिर में भी अच्छे से पूजा अर्चना की गई थी। चूँकि दोनों पूजा सेम टाइम पे हो रही थी, और हो रही थी किसके लिए? मुगल सम्राट के बेटे के लिए। तो इसको एक गंगा यमुनी तहजीब के तौर पे देखा गया, इसको हिंदू मुसलमान भाईचारा के तौर पे देखा गया, तभी इसको फूल वाले की सैर कहते हैं। ठीक है। खैर, इनकी डेथ 37 में हो जाती है। हाँ, एक चीज़ और इनके टाइम पे हुआ था, अकबर सेकेंड के टाइम पे, आप लोग याद रखना। अब तक क्या था कि क्वाइंस पे मुगल सम्राट की तस्वीर छपी होती थी, फोटो छपा होता था। तो अकबर सेकेंड के टाइम पे वो भी बंद कर दिया था। ओके, ये चीज़ हो रहा था। अब गद्दी पे कौन बैठता है? तो इन्हीं का जो बेटा था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय चूँकि एक पोएट थे, ये गज़ल उजल लिखते थे, और गज़ल लिखते थे तो जो भी गज़ल लिखते हैं व्यक्ति, जैसे आप जानते हो, तो वो अपना एक टाइटल यूज करते हैं। बहुतों को आप लोग जानते होंगे
कि कुछ यूनिक सा एक सरनेम लगा लेते हैं वो, ठीक है। तो ये अपना सरनेम जफ़र के नाम से लगाए हुए थे। ये जफ़र बहादुर शाह जफ़र हो गए। बेचारे के हाथ में तलवार के बदले कलम थी और ये अपना शायरी वायरी करते थे। कई बहुत बड़े शायर भी इनके समय में थे, आप लोग इसको जान लो, जैसे इब्राहिम जौक और मिर्ज़ा गालिब, आप लोग इसको लिख लो। इब्राहिम जौक, इब्राहिम जौक एंड मिर्ज़ा गालिब इसके दरबार में थे, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब के बारे में तो कहा जाता है ये इसके शिक्षक भी थे। एक दूसरे व्यक्ति जो हसन अस्करी थे, हसन अस्करी, हसन अस्करी, ये इसके दरबार में रहते थे। दरबार में नहीं, ये इसके आध्यात्मिक गुरु थे, ये ध्यान रखना। इब्राहिम जौक और मिर्ज़ा गालिब ये दोनों दरबार में रहते थे। हसन अस्करी इसके आध्यात्मिक गुरु थे, लिख लेना क्लियरली आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया, तो इनकी ये आइडेंटिटी थी। अब इनके समय पे आप जानते हो कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था, और 1857 के रिवोल्ट में जब मेरठ से आर्मी चली थी तो मुग़ल दरबार में ही पहुंची थी, और मुग़ल दरबार में पहुंच के इनको बोला था कि आप नेतृत्व को स्वीकार कर लो। तो इन्होंने स्वीकार किया था, और स्वीकार करने के बाद इन्होंने सिक्का भी फिर से अपने नाम पे चलवाया था, सब चीज़ किया था। तो अंग्रेज इससे बहुत ही खुन्नस हुए। आप जानते हो कि सितंबर में फिर से चीज़ें सेटल हो गई थी 1857 में, तो इनको अब अरेस्ट कर लिया जाता है सितंबर में, और सितंबर में अरेस्ट करके फिर लाल किले में ही इनके अगेंस्ट मुकदमा चलता है 58 में, और मुकदमा में ये निर्णय होता है कि इनको अब यहाँ से इंडिया से बाहर भेज दिया जाए। तो रंगून, जो कि आप जानते हो यांगून उस समय था, अभी रंगून, तो वही रंगून में इनको भेज दिया गया, म्यांमार की राजधानी जो यांगून रंगून है, और वहीं अभी भी इनकी कब्र है, वहीं इनकी 62 में डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये डेथ कोई बहादुर शाह जफ़र की नहीं थी, इस डेथ को आप लोग समझ सकते हो कि अंतिम मुग़ल बादशाह की डेथ थी, ठीक है। ये हो गया। अब यही इसका कुछ टाइमलाइन है शाह आलम सेकेंड के टाइम पे। शाह आलम सेकेंड के टाइम पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखना कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो साम्राज्य था वो चांदनी चौक से पालम था, चांदनी चौक से पालम, ठीक है, ये इसका था। अकबर सेकेंड का आप लोग देख ही ले, और टोटल पेंशनर थे, क्वाइनिंग को स्टॉपेज कर दिया गया था, फूल वालों की सैर शुरू करवाई थी, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट आपने देखा ही। अब कुछ काउज देख लीजिए, और आप लोग ठीक है रहना, अभी मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को करवाने जा रहा हूँ, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना आप लोग, ठीक है। अब काउज जो थे उसको देख लो। एक तो इंटरनल पॉलिसी के कारण जो औरंगजेब की पॉलिसी थी, मैंने पहले वीडियो में बताया था, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और डेक्कन पॉलिसी, वो बड़ा मेजर रीजन रहा था। वार ऑफ सक्सेशन, ठीक है, वार ऑफ सक्सेशन भी डिक्लाइन का एक बड़ा मेजर रीजन था। वीक सक्सेसर, जाहिर सी बात है कमज़ोर उत्तराधिकारी थे, उसके कारण ये हालत हुई थी। उसके बाद जो इकोनॉमिक कोलेप्सिस हुई थी ना, वो भी बड़ा मैटर करता है। जो एग्रेरियन क्राइसिस, जो किसान अब संकट में आ गए थे, या जागीरदारी क्राइसिस, उसके कारण भी चीज़ें वर्स्ट हो रही थी। जो इंस्टीट्यूशनल डिके हुआ था, लाइक कि डिग्रेडेशन ऑफ मुग़ल नोबल्स, समझ लो। अब मिलिट्री वीकनेस, ये सब भी था। साइज ऑफ एम्पायर जो था वो भी मैटर कर रहा था, ये सब चीज़। अब देख लो, जो हिस्टोरियन है वो डिक्लाइन का कारण क्या मांगते हैं, तो जो सतीश चंद्रा थे वो जागीरदारी क्राइसिस मानते हैं कि जागीरदारी क्राइसिस आ गई थी। जो इरफान हबीब हैं वो कहते हैं एग्रेरियन क्राइसिस आ गई थी। एग्रेरियन क्राइसिस क्या मतलब, अब जागीरदार ज़्यादा हो गए थे, जागीरदार ज़्यादा होने से उसी को अब जागीर कम मिल रहा था, तो जागीरदारी क्राइसिस उसी को बोलेंगे। अब उससे क्या होता है कि अब कम ही जागीर मिला तो हमको तो टैक्स लेना है, जागीरदार टैक्स वसूलते थे एकदम बिल्कुल दबा के, तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये होने लगा। अब बेजागिरी की समस्या, मतलब जागीर कम जागीरदार ज़्यादा, तो अब कई जागीरदार ऐसे जिनको जागीर ही नहीं थी, तो बेजागिरी उत्पन्न हुई। ये रिचर्ड्स कहते हैं। मुजफ्फर आलम कहते हैं रीजनल सेंट्रिक अप्रोच, मतलब इसको मुग़ल का डिक्लाइन नहीं मानो, इसको ये मानो कि स्टेट का इमरजेंस हो रहा था,
ठीक है। और ये जादूनाथ सरकार कहते हैं जो कैरेक्टर था उसका डिफेक्ट थ्योरी, ठीक है। जो भी शासक थे वो देखो कितने कमज़ोर नेचर के, एक शाह बेखबर हो रहा है, लंपट मूर्ख हो रहा है, गिरत कायर हो रहा है, तो इन सब कारणों से इसकी पतन मानी जाती है, ठीक। तो ये हमारा जो सेकेंड पार्ट था लेटर मुगल्स का वो फिनिश होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को करवा देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन औरंगजेब की, देखो आप लोग इसका जवाब दोगे, ये चीज़ बिल्कुल समझ लो कि आप लोग को इसका जवाब देना है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, आप लोग को इसका जवाब देना है। पहला, औरंगजेब की डेथ 1707 में होने के बाद सत्ता किसने संभाली, 1 का जवाब आप लोग देना, मैंने आज भी करवाया है, ठीक है, अच्छे से आप जानते हो। दूसरा, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ, उनके वजीर ने गद्दी से उतारा, सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण मृत्यु हो गई, एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। यही एक वार हुआ था और वार में वही भतीजा जो इनका था फरुखसियर, उनके हाथों ये पराजित हुए थे, ठीक है। वजीर कैसे गद्दी पे उतारेगा, वजीर तो इनका वही था जुल्फिकार खां, वो क्यों उतारेगा, वो तो खुद मारा गया बेचारा, तो पहला गलत ही हो जाएगा, आप जानते हो भाई। मरवाया तो सैयद ब्रदर्स ने था ना, और लड़वाया किससे था, तो इससे फरुखसियर से, तो ये सी होगा सही। मदिरा पीने वाले बाद में आएंगे, ये जान लो। अब निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी थी, आप लोग जानते हो अच्छे से। रॉयल फरमान बताओ किसके समय आया था रॉयल फरमान, ये रॉयल फरमान जिसमें 3000 एनम पे बोला था कि जाके मुगल टेरिटरी में फ्री ट्रेड करो। इवन साथ साथ इसमें यह भी बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब इंडिया में कॉइन चलाएगी ना, वो अब लीगल होगी कॉइन इंडिया में, तो ये भी बोला गया था, ये लोग जान लो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉइन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉइन, ये भी अब लीगल कॉइन हो गया, ठीक है। अब कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, किंग मेकर किसको कहते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हो, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। चलो, अब मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बताओ आप लोग। तो जो भी होगा ना उसको, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसका ABCD करके ऐसे बता देना, ठीक है। अब नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, सेम क्वेश्चन है ये, बताना, आज ही हुआ है ये। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, बताना। एक लड़ाई लड़ी गई थी, उस बैटल का क्या नाम था ये भी बता देना ब्रैकेट में। किसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, बताओ, मैंने अच्छे से बताया है इसको, ठीक है। कौन मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था, ठीक है, बताओ। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए गए उत्तर। अब मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह रंगीला की बात कर रहा है, तो ये 1719 में आया था। जहांदार शाह आप लोग जानते हो 1712 में आया था। अहमद शाह, ये अहमद शाह 1748 में आया था। अब इसके बाद ये आया था 1754 में। तो आप लोग अपना बिठा के ब्रैकेट में आंसर बताना। उसके बाद निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। फरुखसियर कब आया था, इसका टेन्योर 1713 में था, नहीं, हाँ 13 में था। जहांदार शाह 1712 में था। बहादुर शाह 1707 में था। मोहम्मद शाह 1719 में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कहानी जानता हूँ और आप लोग को बता भी चुका हूँ। तो अब देखो कहीं पे ईयर का कोई इश्यू आ रहा है क्या, आप लोग बताना। अब किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, ये आप लोग जान लो। गाजीउद्दीन किसका नाम था, इमाद उल मुल्क का नाम था, इमाद उल मुल्क, ठीक है। इमाद उल मुल्क का नाम था वजीर गाजीउद्दीन भी, ठीक है, ये जान लो, इमाद उल मुल्क। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम मैंने बताया अकबर द्वितीय था।
भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। मैंने जिसको जिसको बोला है ना उसी को आप सिर्फ भेजना लिख के, मन हो तो सारा भेज देना। अब बहादुर शाह जफर के बारे में कौन चीज़ सही नहीं है, यही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप लोग करो ना तो एक बार कीवर्ड को अच्छे से देखो। यहाँ अगर सिंपली बोलोगे कौन सा सही है, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, इसको सही करके निकल जाओगे, नीचे देखोगे नहीं, तुम लोग तो महान हो। तो नहीं है, एक बार इस नहीं को गोल कर लो। अब देखो, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, सही है। इब्राहिम जौकर असदुल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक है, मैंने अभी बोला है ना, रहते थे दरबार में। हसन अस्करी मैंने अभी बोला है, उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। वह 1 लाख रुपये से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन पाता था, ये गलत है। अगर आपको 26 लाख भी याद रहता है तो भी आप लगा लोगे, ठीक है। हालांकि इसको 1 लाख मिलता था और 26 लाख प्रॉपर्टी का रेंट मिलता था। देखो इस क्वेश्चन को, बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ थी? चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी। मैंने बताया है ना कि किसके बारे में यह कहा गया था, चांदनी चौक से पालम। अब इसके बारे में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया बहादुर शाह जफर में, और इसका ऑप्शन 1 क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। तो अब चांदनी चौक से पालम किसके बारे में कहा गया है? ये कोई और व्यक्ति था। दिल्ली से बिहार ये कोई नहीं था। पेशावर से बिहार कोई नहीं था। पेशावर से वाराणसी कोई नहीं था। तो एक ये सेंटेंस है, वो किसी और के बारे में कहा गया है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे टाइप करके भेजना इसमें, ठीक है। अब कौन अवध का प्रथम नवाब था? मैंने बता दिया है आप लोग को कि अवध का जो प्रथम नवाब था वह शहादत खां था। और देखो, शहादत खां के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और भी आप लोग को जान लेनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला था कि रुको, लास्ट तक रुक के चीज़ों को करना। होता क्या है कि कुछ लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको अब ये जानकारी नहीं मिलेगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि शायद ही आपको किसी किताब में लिखी मिलेगी, इसका मैं दावा करता हूँ। किताब में तो लिखी मिलेगी, लेकिन जनरली किसी किताब में लिखी हुई आपको नहीं मिलती है। जैसे जो शहादत खां था ना, तो उसको शहादत खां, ये शहादत खां की उपाधि किसने दी थी? देखो, इसका नाम शहादत खां नहीं था, ये जान लो। इसका नाम था मीर मोहम्मद अमीन। मीर मोहम्मद अमीन, ठीक है, ये इसकी उपाधि थी। इसकी उपाधि मीर मोहम्मद अमीन की थी, इसकी उपाधि शहादत खां की नहीं थी। इसका ओरिजिनल नाम मीर मोहम्मद अमीन था, क्लियर रहो। शहादत खां की इसको जो उपाधि दी गई थी ना, ये बहादुर शाह वन के द्वारा दी गई थी। बहादुर शाह वन, ओके। तो बहादुर शाह वन ने इसको, मीर मोहम्मद वन को शहादत खां की उपाधि दी गई थी। तो आप लोग ये याद रखना कि ये क्या था, एक टाइटल था, ये जान लो, ठीक है। अब बोलोगे कि बार बार बुरहानुल मुल्क का जिक्र करते हो, तो बुरहानुल मुल्क का टाइटल इसको किसने दिया था? तो ये जो बुरहान उल मुल्क है, इसकी जो टाइटल दी गई थी ना इसको, ये टाइटल दी गई थी किसके द्वारा? फारूक शेर के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब शहादत खां की टाइटल किसने दी थी? बहादुर शाह वन, इसका फारूक शेर के द्वारा, ठीक है। अब देखो, बुरहानुल मुल्क के बारे में कौन सा कथन सही है? अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, सैयद बंधु के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया था। बताना तुम लोग, अच्छे से मैंने बताया इसको। अब देखो, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? आप लोग जानते हो कि इसका संस्थापक निजामुल मुल्क चिलकिलिज खां था। अब निजामुल मुल्क, निजाम, देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन निकलेंगे। निजाम उल मुल्क चिलकिलिज खां। अब सबसे पहले तो आप इसका ओरिजिनल नाम जान लो, इसका ओरिजिनल नाम था क्या आखिर? इसका नाम था मीर कमरुद्दीन खां। इसका ओरिजिनल नाम था, इसका ओरिजिनल नाम मैं यहां लिख देता हूं, 1 मिनट। मीर कमरुद्दीन खां, ये था इसका ओरिजिनल नाम, ठीक है। अब देखो, यहाँ आपको 3 नाम से पाला पड़ रहा है ना। पहला चिनकिलिज खां। चिनकिलिज खां की उपाधि इसको औरंगजेब ने दी थी, औरंगजेब ने।
क्यों दी थी ये जान लो कि ये दक्कन में पोस्टेड था, वहाँ पे इतने अच्छे वीरता से ये लड़ाई को लड़ा था कि औरंगजेब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, तो इसको चिनकिलीज खां की उपाधि दी थी। क्लियर, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रहना कि इसको औरंगजेब ने चिनकिलीज खां की उपाधि दी थी। ओके, अब देखो निजामुल मुल्क की उपाधि किसने दी थी, तो निजामुल मुल्क की उपाधि इसको बहादुर शाह वन ने दिया था। बहादुर शाह वन ने दिया था। क्लियर, ये चीज बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। और इसको आसफ जाह की उपाधि किसने दी थी, निजामुल मुल्क आसफ जाह भी इसको कहते हैं, तो आसफ जाह की उपाधि किसने दी थी, आसफ। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सारे फैक्ट आपको सारे बुक्स में लिखी हुई नहीं मिलती है, कुछ ही बुक में लिखी हुई मिलती है, ठीक है। तो आसफ जाह की उपाधि इसको इसी रंगीला ने दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आगे आ जाओ। चिनकिलीज खां को मुबारिज खां के नाम से भी जाना जाता है, नहीं मैंने बोला है अभी लेक्चर में बताया कि मुबारिज खां पहले से दक्कन का गवर्नर था। ये जाता है मुबारिज खां को एक युद्ध में लड़ाता है, युद्ध का हराता है, युद्ध का नाम भी मैंने बताया है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। निजामुल मुल्क ने शकर खेरा, वही शंकर खेरा को शकर खेरा भी ये बोल रहे हैं, युद्ध में मुबारिज खां को हराया था, ये सही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कौन सही नहीं है, तो इसके आधार पे ये सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, एक इसका और है, ये निजामुल मुल्क को आसफ जहाँ की उपाधि से जुल्फिकार खान ने नवाजा था। अभी मैंने बोला है ना कि निजामुल मुल्क को आसफ जहाँ की उपाधि से किसने नवाजा है, तो रंगीला ने नवाजा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक होगा इसका। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सच है, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। ये बोल रहा है कि आरकोट जो बना था ना वो हैदराबाद राज्य से। भाई हैदराबाद राज्य कब बनती है, 1724 में। आरकोट कब बनती है, ये औरंगजेब बनाता है, और ये डेक्कन से बनाता है 1691 में, ठीक है। औरंगजेब बना रहा है इसको, और ये डेक्कन से बना रहा है। क्वेश्चन है आपका हैदराबाद राज्य से नहीं, ये डेक्कन से बनता है, ये जान लो, ये दक्कन से काट के बनाया था। मैप पे एक बार दिखा दूं मैं आपको, ये जो है ना ये दक्कन है, आप जानते हो, ये वाला जो रीजन है ये दक्कन है, और यहाँ पे आरकोट था, आरकोट, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। अब ये कहता है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर का उदय हुआ था, बिल्कुल गलत बात है। मैसूर का उदय विजयनगर साम्राज्य से नहीं हुआ था। देखो मैसूर राज्य की जो स्थापना थी ना, वो वोडियार वंश के एक शासक ने 1399 में किया था, 1399 में, ठीक है। और ये जब मैसूर राज्य बना था उस समय विजयनगर साम्राज्य भी अस्तित्व में था, लेकिन मैसूर उससे उसका अभिन्न नहीं था, ये जान लो। ये एकदम डिफरेंट लोकेशन पे ये बनता है, ठीक है। मतलब इससे अलग ये स्टेट बनता है, इसको आप लोग जान लीजिए। हाँ, होता ये है कि विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हो गया था 1565 में, 1565 में, आप लोग जानते हो, तो 1565 के बाद ये और शक्तिशाली बनता है, ठीक है। इसलिए विजयनगर साम्राज्य से मैसूर का उदय हुआ, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। तीसरा, तो इसको गलत मान लो, इसको भी गलत मान लो। तीसरा, रुहेलखंड राज्य का गठन दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ था, बिल्कुल रुहेलखंड दुर्रानी के द्वारा है, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ है, किसने जंतर मंतर, तो ये देखो ये आपका बाद में होगा। चलो, तो आज जो भी मैंने बताया है इसको अच्छे से कर लेना, आपका लेटर मुगल समाप्त हो जाता है। मैं जल्दी ही आपको दूसरे लेक्चर से, इस बार आपको विलंब नहीं लगेगा, मैं बहुत जल्दी आपको दूसरे लेक्चर में मिलता हूँ, ठीक है। बस आप इसको अच्छे से रिवाइज